हार्टफुल कम्युनिकेशन संवाद की 4 भाग की इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे उन रिश्तों के बारे में एक नया नजरिया हासिल किया जाए जो हमें कठिन लग सकते हैं। हार्टफुल कम्युनिकेशन कार्यशाला में यह एक विशेष अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। मैं इसे इस तरह से करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं एक कागज़ का टुकड़ा लेकर उस पर 2 पैर या 2 जूते, आमतौर पर पैर का चित्र बना देती हूँ। बस मुझे एक सादा A4 साइज़ का कागज़ दे दें और मैं इसे फर्श पर रख देती हूँ। जब किसी के जीवन में किसी अन्य के साथ कोई बहुत ही चुनौतीपूर्ण रिश्ता होता है और हो सकता है कभी-कभी वह अन्य व्यक्ति गुजर गया है, लेकिन यह उन्हें अब भी बहुत परेशान कर रहा होता है। सबसे असाधारण तरीकों में से एक जो मैंने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और मैंने पाया है कि उस रिश्ते को बदल सकता है, फिर चाहे वह आंतरिक रूप से हो या बाहरी रूप से। जब कोई सक्षम होता है और अपनी इच्छा शक्ति व हृदय की उदारता से कहता है कि मुझे वास्तव में अस्थायी रूप से वह बनकर इस दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो शायद मैं आपको एक विशेष उदाहरण के बारे में बताती हूँ जिसे मैंने हमेशा याद रखा है। यह बहुत ही झकझोरने वाला और मार्मिक था। मुझे कुछ युवा लोगों के साथ काम करने के लिए कहा गया था। वे किशोर वय के थे और समाज द्वारा उपेक्षित थे। आप कह सकते हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और वे अपने परिवारों से वंचित थे। उन्होंने लगभग एक प्रकार का गिरोह बना लिया था। उनमें बहुत गुस्सा भरा था, मन में कड़वाहट थी और अक्सर वे अपने व्यवहार में बहुत हिंसक थे। और मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए और यह देखने के लिए कहा गया था कि एनवीसी अहिंसक संवाद का यह पूरा दृष्टिकोण उनके सम्मुख कुछ इस तरह से पेश किया जाए ताकि वे इसका उपयोग कर सकें। अब यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मैं उम्र में काफ़ी बड़ी हूँ और वे बहुत ही वंचित पृष्ठभूमि से थे जो मेरी नहीं हूँ। फिर भी हम जुड़ पाए क्योंकि मैं वास्तव में उन्हें पसंद करने लगी और हल्के फुल्के हास्य के माहौल से और सम्मानपूर्वक बातचीत से मैंने उनसे जुड़ाव स्थापित किया। खैर, कुछ समय तक उनके साथ काम करने के बाद एक सुबह मैंने पाया कि मैं अब कुछ करने में सक्षम हूँ क्योंकि हमारे बीच जुड़ाव स्थापित हो चुका था। हमने यह अभ्यास किया कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रख कर देख सकते हैं जिसके साथ आपको बहुत कठिनाई हुई हो। और इस युवक ने हमें एक कहानी बताई कि कैसे अपने पिता के साथ उसके संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। यहाँ मैं उसकी भाषा का उपयोग नहीं करने जा रही, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका हर दूसरा शब्द एक गाली था। उसमें बहुत गुस्सा भरा था। उसने सबसे पहले हमें बहुत ही वर्णनात्मक तरीके से बताया कि वह अपने पिता से कितनी नफरत करता है। उन्होंने उसे तब से पीटा जब वह बहुत छोटा था। फिर उसने घर छोड़ दिया। वह कई वर्षों से अपने पिता से मिला नहीं था। उसने हमें इसके बारे में बताया, लेकिन उसके पास अपने पिता को समझने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति थी, क्योंकि निश्चित रूप से इस युवक के अंदर एक दर्द भी था। यह केवल क्रोध नहीं था। क्रोध के नीचे हमेशा एक और भावना होती है, चोट की भावना, गहरी चोट, गहरा दर्द। और इसलिए उसने कहा कि वह एक कोशिश करने के लिए तैयार है। वैसे दूसरों के सामने यह बहुत बड़ा साहस का काम था। तो सबसे पहले मैंने उसे अपने पिता के बारे में एक बार फिर से बात करने दी और फिर कुछ विराम के बाद मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि आप तैयार हैं, कि आप वह हो सकते हैं और उनकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं? और उसने कहा, हाँ। तो जब आप महसूस करते हैं कि वे तैयार हैं, तो आप उन्हें आगे बढ़ने और जूते के चित्र में पैरों डालकर खड़े होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
और उस क्षण आप वास्तव में अपने शरीर को उनके जूते में ले जाते हैं और फिर आप मैं का उपयोग करके बोलना शुरू करते हैं, न कि वे या तुम या वह, कुछ नहीं, मैं हूँ। तो पहली चीज़ जो उन्हें कहने की ज़रूरत है, मैं हूँ। और फिर उसने अपने पिता का नाम इस्तेमाल किया और उसने अपने पिता के रूप में बात करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थीं। अब आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि इस कमरे में अन्य सभी युवा इस अभ्यास के होने तक मजाक व गाली गलौज और इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे वहाँ उपस्थित थे। लेकिन जब यह अभ्यास हुआ तो पिन ड्रॉप सन्नाटा था और वह अपने पिता के जूते के चित्र में खड़ी डिडा हो गया और उसने बोलना शुरू किया और कहने लगा कि तुम्हारा जीवन मुझसे बेहतर जीवन होगा। और उसका हाथ इस तरह हिल रहा था जैसे वह पीट रहा हो, बुरी तरह मार रहा हो। और उसने कहा, तुम एक दिन जब बड़े हो जाओगे, तुम अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा करना, कुछ बनकर दिखाना, अपने जीवन में कुछ हासिल करना। तू हारी जिंदगी मेरी तरह बेकार और भयानक नहीं होगी। और उसका हाथ इस तरह हवा में लहरा रहा था और फिर उसके चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। उसके शरीर पर टैटू है, पियर्सिंग है और यह आदमी नाखूनों की तरह सख्त है। और आप जानते हैं, मैं बस उसके बगल में खड़ी डीडी हूँ और मैं अपना हाथ बहुत ही धीरे से उसकी पीठ पर घुमाती हूँ, जैसे बहुत ही कोमलता से समर्थन कर रही हूँ। जब वह यह सब कह रहा था, अचानक रुक जाता है जैसे जम गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी आंखें खोलीं और उसने मुझे देखा और कहा, उसने एक गाली का इस्तेमाल किया और फिर उसने कहा कि वे मुझसे प्यार करते थे, मेरे पिता मुझसे प्यार करते थे, वह मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते थे। और कुछ अन्य युवाओं के भी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखें नम थीं, यह जानकर कि यह इस युवक के लिए समझने का सबसे असाधारण क्षण था कि हालांकि कार्रवाई, व्यवहारिक रणनीति और उसके पिता का दृष्टिकोण भयानक था, जिसने उसे हर तरह से चोट पहुंचाई थी, उस बात ने उसे अपमानित किया था। उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंची थी, यह उस पर अत्याचार करने जैसा था। इस सब के कारण उसने सोचा कि वह महत्वहीन है, लेकिन अपने पिता के स्थान पर स्वयं को रखकर उसने महसूस किया कि उसके पिता को कोई और तरीका नहीं पता था उसे जीवन में कुछ बनने के लिए कोशिश करने के अलावा उसे पीटकर और इस तरह से उसे एक सफल व्यक्ति बनाने की कोशिश करना। लेकिन यह एहसास कि उसका पिता उसकी परवाह करते थे और वे चाहते थे कि उसका जीवन बेहतर हो। और फिर उसने कहा, इतने वर्षों बाद भी मैं इसके बारे में सोचकर भावुक हो रहा हूँ। फिर वह बोला, मैं जाकर अपने पिता को खोजने की कोशिश करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि उसने कभी ऐसा किया भी या नहीं, क्योंकि समय बीतने के साथ उस समूह के साथ मेरा संपर्क टूट गया है। लेकिन मैंने इस उदाहरण को हमेशा याद रखा है और मैं अक्सर इसे अपनी कार्यशालाओं में बताती हूँ। ये सबके लिए सुनने में बहुत ही मार्मिक होता है और मैंने दरअसल इसे एक बार यहाँ कार्यशाला में बताया भी था। और एक अधेड़ उम्र का आदमी कॉफ़ी ब्रेक में मेरे पास आया जब हमने यह अभ्यास किया था। उसने कहा, मैं भी अपने पिता से नफ़रत करता था, वे मुझे पढ़ाई करने के लिए पीटते थे। दूसरे युवक के लिए यह पढ़ाई करने के लिए नहीं था, यह था जीवन में कुछ बनने के लिए। लेकिन उन्होंने उसे नियमित रूप से परीक्षा से पहले पीटा और उसने कहा, मैं भी अपने पिता से नफ़रत करता था और अब मैं देख पा रहा हूँ कि वे वास्तव में चाहते थे कि मैं अपने जीवन में अच्छा करूं, अपनी क्षमता को पूरा करूं। और वह रो रहा था, यह व्यक्ति भी रो रहा था। तो इसे आप गहन सहानुभूति कह सकते हैं। यह करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब वह कहानी या कारण जो आपके जीवन के अधिकांश समय तक आपके पास रही है, अब चकनाचूर हो गई है। वह कहानी जो आपके पास थी और जो किसी तरह आपके लिए एक रक्षाकवच जैसी थी, जो आपके लिए किसी प्रकार का औचित्य था, वह कहानी अब नहीं है। अब एक नई कहानी है और यह बहुत बुरी तरह आपको तोड़ सकती है। और फिर भी मुझे यही लगता है कि परिवर्तन ही सब कुछ है। कुछ तो टूटना ही है, कुछ तो जाना ही है, कुछ तो नष्ट होना ही है। फिर चाहे वह धीरे से हो या हिंसक रूप से, वह वास्तव में एक नई जागरूकता के लिए, हमारे जीवन को एक अलग तरीके से जीने की एक नई संभावना के लिए, अधिक वास्तविकता के साथ, अधिक साहस के साथ, अधिक प्यार के साथ होगा। दूसरे शब्दों में, यह वही दिल है
जो तेज़ी से हमारा मार्गदर्शन कर रहा है कि हम कैसे बने और जीवन में क्या चुनाव करें। फुल कम्युनिकेशन के इस 4 भागों के परिचय को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हार्टफुल कम्युनिकेशन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या ऑनलाइन या व्यक्तिगत पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया hc@heartfulness.org को लिखें। अंत में लाइज हार्टफुल कम्युनिकेशन के मूल में निहित बातों के बारे में बात करेंगी। ऐसा लगता है कि मनुष्य के रूप में हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर होता है कि हमें क्या बांटता है, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, और यही अंतर किसी तरह की समस्या बन जाते हैं। मार्गरेट व्हीटली, जो एक बहुत ही अद्भुत प्रबंधन सलाहकार और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था, ये हमारे मतभेद नहीं हैं जो हमें विभाजित करते हैं, बल्कि एक दूसरे के बारे में हमारे विचार या अनुमान हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे बीच एक दूसरे के साथ बहुत कुछ समानता है बजाय कि उसके जो हमें विभाजित करता है। और एक चीज़ जिसने वास्तव में मुझे बहुत प्रभावित किया जब मैंने इस एकता के बारे में पढ़ा, जब अपोलो IIV अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन अपोलो अंतरिक्ष यान नंबर 8 अपने मिशन पर रवाना हुआ जो चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए था। यह चंद्रमा की लैंडिंग से पहले था, या मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह क्या था, 9 या 10 या कुछ ऐसा। खैर, अपोलो और सभी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाने के लिए बेताब थे। तो ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जा रहा है, सभी कैमरे चंद्रमा पर केंद्रित हैं और यही मिशन है। और फिर अचानक अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने कहा, मैं कैमरे को घुमा देता हूँ। कैमरे अब पृथ्वी की ओर फोकस किए हुए थे और मानव इतिहास में पहली बार, जहाँ तक हम जानते हैं, मनुष्य अपने घर, अपने ग्रह, इस सुंदर नाजुक मरुद्यान को अंतरिक्ष के अंधेरे में लटकते हुए देखते हैं। पहली बार उन्होंने पृथ्वी को देखा और अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि वे इस दुनिया को देखकर बहुत भावुक हो गए थे, जिसमें कोई विभाजन नहीं था, कोई देश की सीमाएं नहीं थीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस बात का कोई एहसास नहीं था कि कौन किस धर्म या किस देश या किस मान्यता को मानता है। यहाँ एक अभिभूत एकता की भावना थी कि हम साथ हैं। यह तो हमारी दुनिया है, हमारी मानवीय स्थिति है। असल में हम साथ में हैं, हम वास्तव में एक हैं। एकता और एकता का यह दृश्य न केवल अंतरिक्ष यान में लोगों के लिए इतना शक्तिशाली था, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो स्क्रीन देख रहे थे। जाहिर है, नासा में लोगों ने अचानक पृथ्वी को देखा था और इस असाधारण भावना का वही जवाब था, कृतज्ञता। मुझे लगता है कि उन्हें अपने ग्रह के लिए प्यार और साथ ही गहरे दुख का एहसास हुआ था, जो वहाँ मौजूद विभाजनों, पीड़ा और अन्याय के कारण उपजा था। तो एकता का यह भाव, यदि आप वास्तव में हार्टफुल कम्युनिकेशन की वास्तविक गहराई तक जाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका अभिप्राय यह है कि हम मनुष्यों को आपस में कैसे जोड़ें, हमारे पास क्या है जो एक दूसरे के समान है, और यह कि हार्टफुल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया उन तरीकों में से एक है जो इसे व्यवहार में लाने के लिए मददगार है। तो जब हम अपनी चेतना को ज़रूरतों की चेतना में बदलते हैं, जब हम अपनी भाषा बदलते हैं, भाषा, आप जानते हैं कि भाषा एक वास्तविकता बनाती है। हम भाषा में सोचते हैं, हम अपनी दुनिया को इस बात से बना रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, और हम इसे करने के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं, हाफिज़ ने कहा था, आप जो शब्द बोलते हैं वे वह घर बन जाते हैं जिसमें आप रहते हैं। तो जब हम अपनी भाषा और उसके प्रभाव व ऊर्जा के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, तो मेरा मतलब है, शब्दों में एक तरह का कंपन होता है, उनमें ऊर्जा होती है, और उन शब्दों को यदि हम सही तरीके से और सावधानी से उपयोग करते हैं, तो आपको पता है कि केवल भाषा का चुनाव दुनिया के बारे में हमारी धारणा को बदल सकता है, और साथ ही अन्य लोगों के बारे में, किसी अनुभव के बारे में, किसी बातचीत या फिर खुद के बारे में भी। तो यह फोकस क्या है जो हमारे पास समान है, समानता या कहें कि आम होना। हम कैसे उस कनेक्शन को ढूंढें जहां वास्तव में हम एकत्व या एकता की ओर बढ़ रहे हों, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी की यही चाहत है।
आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है। आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक।
अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं